नमस्कार साथियों। आज से हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ये फाउंडेशन क्लास होगी आपकी, इसलिए हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम से ही प्रारंभ करते हैं। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो जियो होता है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा में पृथ्वी को ही जियो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अब दूसरा शब्द है ग्राफी। ये क्या है सर? तो ग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बाहरी आवरण देखना, किसी भी चीज़ का बाहरी आवरण देखना। जैसे मान लीजिए हम शब्द यूज़ करते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में भी जो है तो ग्राफी शब्द आता है। और फोटोग्राफी शब्द का मतलब ये है कि जब हम अपनी फ़ोटो निकलवाते हैं, एक कागज़ में प्रिंट आउट निकलता है, तो क्या उस फोटो में हम अपने अंदर का ब्लड देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम अपने हार्ट को देख सकते हैं उस फोटो में? नहीं देख सकते। क्या हम अपनी हड्डियों को देख सकते हैं, बोन्स को? तो भी नहीं देख सकते। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो फोटो निकलती है उसमें हम केवल बाहरी आवरण देखते हैं। जैसे हेयर स्टाइल उसमें दिखेगी आपको अपनी फ़ोटो में, जो कागज़ प्रिंट आउट निकला है, उसी में आपको जो है तो आपने कौन से कपड़े पहने हैं वो दिखेगा, केवल बाहरी स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ग्राफी का सीधा सा मतलब हो गया बाहरी अध्ययन, मतलब बाहरी चीज़ों का अध्ययन करना। अब जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब बाहरी अध्ययन, तो जाहिर सी बात है कि वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के बाहरी आवरण का अध्ययन करना। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? हम सीधा सीधा सा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जियोग्राफी का मतलब होता है सर कि बाहरी आवरण का अध्ययन करना। बाहरी आवरण का अध्ययन करना। किसकी? पृथ्वी की बाहरी आवरण का अध्ययन करना, पृथ्वी के। ठीक है। और इसी प्रकार आप लॉजी शब्द सुनेंगे। एक शब्द कौन सा आएगा? लॉजी। जैसे बायोलॉजी। तो लॉजी का मतलब ये होता है कि बाहरी आवरण के साथ साथ अंदरूनी हिस्से का भी अध्ययन करना। जैसे जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर का तो अध्ययन करना ही होगा, साथ में बॉडी के अंदर के भी अध्ययन करना होगा। जैसे ब्लड का, आरबीसी का, हार्ट का, लंग्स का, बोन्स का। तो सीधा सा मतलब है कि जब हम लॉजी शब्द यूज़ करेंगे तो मतलब आंतरिक भागों का भी अध्ययन, और जब हम ग्राफी यूज़ करेंगे तो बाहरी अध्ययन। ठीक है। तो चलिए हम फिर पृथ्वी के बाहरी अध्ययन की बात करते हैं। तो पृथ्वी में आने से पहले तो हम ये समझें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दरअसल पहले पूरा ब्रह्मांड क्या था? एक गोले के समान था। आज आप जितने तारे देखते हो, धूमकेतु देखते हो, स्टेरॉइड, उल्का पिंड बोलते हैं स्टेरॉइड को। ठीक है। फिर स्टार देखते हो आप, फिर प्लैनेट देखते हो मतलब ग्रह, फिर सैटेलाइट देखते हो मतलब उपग्रह। तो उन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं कि पहले पूरा ब्रह्मांड एक था, कुछ भी अलग नहीं था। न पृथ्वी अलग थी, न बुध अलग था, न शुक्र अलग था, न शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे सब क्या थे? एक गोले के समान थे, एक बड़े गोले के समान। और इस गोले में था क्या क्या? गैसें थी विभिन्न प्रकार की, धूल कण थे, चट्टानें थीं, धातुएं थीं। और इन सब ने जब आपस में अभिक्रिया की तो क्या हुआ? एक बड़ा विस्फोट हुआ। और जब ये इस पूरे ब्रह्मांड का एक बड़ा विस्फोट हुआ तो कुछ तो बड़े टुकड़े टूटे और कुछ टुकड़े छोटे टूटे और कुछ टुकड़े बहुत ही छोटे टूटे। जैसे एक आप बड़ा सा पत्थर ले लो, उसको तोड़ो, तो तोड़ने के बाद जितने भी उसके टुकड़े होंगे सारे टुकड़े एक समान नहीं होंगे। कुछ तो बड़े होंगे और कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे, कुछ एकदम धूल कण बन जाएंगे। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो दरअसल ब्रह्मांड विस्फोट होने के बाद अलग अलग टुकड़ों में टूटा। कुछ क्या हुए? बहुत बड़े टुकड़े हुए, कुछ क्या हुए? छोटे टुकड़े हुए,
कुछ और छोटे टुकड़े हुए, ध्यान से समझिएगा, और कुछ तो एकदम डस्ट के रूप में, धूल के रूप में, एकदम बारीक, जिसको चूर्ण बोलते हैं। तो जो सबसे बड़े टुकड़े कहलाए वो कहलाए क्या? ग्रह। इसको हम बोलते हैं प्लैनेट। जो उससे छोटे टुकड़े हुए वो क्या कहलाए? उपग्रह कहलाए। इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। फिर जो और छोटे टुकड़े हुए उसे बोला गया उल्कापिंड। क्या बोला गया? उल्कापिंड। इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड। और ये जो सबसे छोटे टुकड़े हुए इन्हें क्या बोला गया? धूलकण। पूरे ब्रह्मांड में धूलकण भी फैल गए, और इन्हीं धूलकणों के कारण कोई भी चीज़ हमें अंतरिक्ष में धुंधली दिखाई देती है। क्या होती है? कोई भी चीज़ हमें अंतरिक्ष में धुंधली दिखाई देती है। जैसे कोई एक कार निकलती है आपके सामने से धूल उड़ाते हुए, तो आप देखेंगे कुछ दूर जाने के बाद उसके पीछे धूल है और कार आगे है, तो कार भी आपको धुंधली दिखेगी क्योंकि बीच में धूल है। इसी प्रकार इन ग्रहों के बीच में, इन उल्कापिंडों के बीच में पूरे ब्रह्मांड में धूल फैली हुई है, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें टिमटिमाते हुए या धुंधले दिखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अब जो सबसे बड़े टुकड़े थे हमने बताया उनको क्या बोला गया? ग्रह। और इन्हीं सबसे बड़े टुकड़ों में एक ग्रह कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? हमारी अर्थ, जिसे जियो भी बोला गया ग्रीक भाषा में। तो अब हम क्या करते हैं, इसी पृथ्वी के विषय में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमारी पहली क्लासेस है, तो हमें क्या करना है? अभी अपना केवल एक विजुअल कॉन्सेप्ट देखना है। एक कॉन्सेप्ट जो हम बना रहे हैं, ज्योग्राफी की यात्रा करने से पहले हम सबसे पहले क्या करें कि इस चीज़ को समझें। अब उन्हीं टुकड़ों में से जो सबसे बड़ा टुकड़ा था उनको ग्रह कहा गया था, और उनमें से एक क्या थी? हमारी अपनी पृथ्वी। और दरअसल पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और कैसा अध्ययन? बाहरी अध्ययन, जिसमें पृथ्वी के बाहरी अध्ययन में कौन कौन सी आएंगे? पर्वत, पठार, नदियाँ, झरने, झीलें, मैदान, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पृथ्वी के बाहरी आवरण में अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। तो सर, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले समझिए कि किसी भी गोले का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है रेखाओं की, लाइंस की। ठीक है, जैसे आप गणित में शंकु पढ़ते हो। ठीक है, क्या पढ़ते हो? शंकु। तो दरअसल आप ध्यान से देखोगे तो एक गोले से ही काटा गया एक आकृति है। अगर हम गोले का सेंटर ले लें और ये वाला पार्ट हम काट लें, तो ये क्या है? शंकु है। इस पार्ट को हमने काट के निकाल लिया। तो यहाँ पर भी हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो किसी भी गोले का अध्ययन करने के लिए, चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए किसी भी गोले का अध्ययन करने के लिए हमें दो रेखाओं की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। एक क्या? आड़ी रेखा, और एक खड़ी रेखा। मतलब आड़ी मतलब पैरेलल, और एक सीधी रेखा, खड़ी रेखा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी में जो आड़ी रेखाएं ली गईं उन्हें क्या बोला गया? अक्षांश रेखा। क्या बोला गया? अक्षांश, या इसी को हम बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड। ठीक। और जो खड़ी रेखाएं हुई उन्हें बोला गया क्या? देशांतर रेखा। क्या बोला गया? देशांतर रेखा, या इसी को बोला गया लॉन्गिट्यूड। क्या बोला गया? लॉन्गिट्यूड। अब आप सबसे पहले यहां पर देखिएगा, इसे हम दूसरी जगह बना लेते हैं। पृथ्वी क्या है? एक गोलाकृति पे है, और सबसे पहले इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन ली, आड़ी रेखा, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और इसे क्या बोला गया? भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा।
इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। चूंकि भूमि के मध्य से गई है इसलिए भूमध्य रेखा। चूंकि यह पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इसलिए इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर। तो एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप ये पृथ्वी देख रहे हैं, ठीक है, और इस पृथ्वी में आप देखेंगे कि ये बीचों बीच इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, एकदम बीचों बीच। तो दरअसल जो आड़ी रेखा हमने यहाँ पे देखा, जो लिखा हुआ है अक्षांश, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं नहीं होती। सर ये क्या बता रहे हैं आप? अभी तो आपने बोला कि अक्षांश रेखा। तो समझिए बच्चों कि जो ये दरअसल आप देख रहे हैं ये केवल सामने ही नहीं है अक्षांश रेखा, आप चारों तरफ देखेंगे पृथ्वी के तो क्या है? अक्षांश रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश रेखा रेखा ना होकर क्या है? एक वृत्त है, सर्किल है। ये क्या है? जैसे एक काला धागा लेके हम पृथ्वी के चारों तरफ लपेट दें लेकिन हमें दिखेगा सामने से केवल कितना? आधा भाग, तो हम बोलते हैं कि रेखा है। तो दरअसल ये रेखा नहीं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? वृत्त। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है समझने के लिए ज्योग्राफी। अब मेरी बात समझिएगा कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर ली गई, ठीक, और अभी अभी हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं दरअसल रेखा ना होकर क्या है? वृत्त है, ठीक, जो पृथ्वी के चारों तरफ है। अब देखिएगा यहां पर हमने बचपन में पेंसिल और कांटे का खूब प्रयोग किया है और उससे सर्किल बनाया है। तो कांटे को यहां पर रखकर और पेंसिल से सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 डिग्री खींचेंगे और जहां पर 1 डिग्री खींचेंगे उसे क्या करेंगे? अपन मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यह हमारी कितने डिग्री अक्षांश रेखा हो गई? 1 डिग्री। कितने डिग्री? सबसे पहले हमने 0 डिग्री खींची ना, उसके बाद 1 डिग्री, फिर हमने कांटे को यहां पर रखा और पेंसिल से 2 डिग्री काटा और फिर उसको ही मिला दिया। यह हमारी कितने डिग्री हो गई? 2 डिग्री। अब आप खुद सोचिए बच्चों कि हम कुल यहां से कितने डिग्री तक खींच सकते हैं और उनको मिला सकते हैं। तो आप पाएंगे कि सर हम 90 डिग्री तक खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खींच सकते हैं? 90 डिग्री तक। और 90 डिग्री खींचेंगे मतलब 90 अक्षांश रेखाएं होंगी, 90 अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक। हो सकता है कुछ लोगों को अभी समझ में ना आया हो, फिर समझिएगा। इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम कुल कितनी रेखाएं मैक्सिमम खींच सकते हैं पेंसिल और कांटे की मदद से? तो 90 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकते हैं। इसलिए हम यहां पर अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? हमारे 90 अक्षांश रेखा हमारी क्या हो जाएंगी? उत्तर में हो जाएंगी। 90 अक्षांश। एक चीज और, ये जो 0 डिग्री हमने भूमध्य रेखा खींची है, कौन सी? भूमध्य रेखा। ये वास्तविक रेखा नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है। कल्पना की गई है कि ये 0 डिग्री है। आप कभी ढूंढने जाएंगे इसे कि भूमध्य रेखा आज हम देखने जाते हैं तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। अब इस 0 डिग्री के कारण जो आधा हिस्सा उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है, इसे कौन सी दिशा दी गई? उत्तर। और इस 0 डिग्री के कारण जो नीचे का हिस्सा है उसे कौन सी दिशा दी गई? दक्षिण, साउथ और नॉर्थ। यहां तक बच्चों किसी प्रकार का डाउट? सर हम यहां से इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से उत्तर में कितनी रेखाएं खींच सकते हैं मैक्सिमम? तो हमने देखा कि 90 अक्षांश रेखाएं, हर 1 डिग्री पर 1 अक्षांश रेखा खींचेंगे तो 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। तो सर क्या इस 0 डिग्री से दक्षिण में भी हम रेखाएं खींचेंगे? बिल्कुल खींचेंगे। तो यहां भी उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे, कांटा यहां पर और पेंसिल इधर। तो यहां भी हम मैक्सिमम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 90 डिग्री पर 90 ही अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए 90 उत्तर में अक्षांश रेखाएं हो गई और 90 ही दक्षिण में अक्षांश रेखाएं हो गई, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? आपका जवाब आया 180। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि एक 0 डिग्री भी तो है, इसे भी तो हम जोड़ेंगे। तो दरअसल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। कितनी?
90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और 1 0 डिग्री। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी? 181। यहां तक क्लियर? चलिए, अब जो लिख रहे होंगे वीडियो देखकर, वो वीडियो को रोक कर लिख लिया करेंगे, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमने जब यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री इस तरह से खींचना प्रारंभ किया, तो जब हमने यहां पर एक रेखा खींची, कहां पर? 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। तो इसे, इसका नाम दिया गया क्या? कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया इसका? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। इसी प्रकार दक्षिण में हमने जो 23.5 डिग्री रेखा खींची, इसे क्या बोला गया? मकर रेखा। क्या बोला गया? मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? देखिए, उत्तर की अक्षांश रेखा है ना, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने बोला कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने बोला मकर रेखा। क्लियर? अब एक बात मजेदार दोस्तों, कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह, उल्कापिंड, उपग्रह, ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है? तो एक चीज हमें समझनी होगी कि सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी भी लगा रही है और सूर्य से ही पृथ्वी में क्या है? प्रकाश पहुंच रहा है, रोशनी पहुंच रही है। तो जो सूर्य की सीधी किरण है, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य की सीधी किरण है वो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक पहुंचती है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। सूर्य की सीधी किरण, तिरछी नहीं, कैसी? एकदम सीधी किरण कहां से कहां तक पहुंचती है पृथ्वी में? तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक सूर्य की सीधी किरण पहुंचती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, ये क्षेत्र कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। चूंकि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक सूर्य की सीधी किरण पहुंचती है, इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है? गर्म रहता है। और गर्म को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसलिए अब ज्योग्राफी में जहां जहां आएगा उष्ण कटिबंध, तो हम इस चीज को समझ लेंगे कि उष्ण कटिबंध का मतलब है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। क्लियर? अब समझिए, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो इस क्षेत्र के अंदर जो भी आएगा, मान लीजिए कोई देश इस क्षेत्र के अंदर आया, तो कौन से क्षेत्र में कहलाएगा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में कहलाएगा। और जो भी उष्ण मतलब गर्म वाले क्षेत्र में आएगा, दरअसल वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी, गर्म वाली होगी। ठीक है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। अब आगे समझिएगा। अच्छा, उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। ठीक? ट्रॉपिक्स मतलब उष्ण कटिबंध। तो सर, एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक के क्षेत्र को, चूंकि यहां पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्लियर? जबकि मकर रेखा से दक्षिण वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, जहां ठंडी रहती है, शीतोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। मतलब इधर वाला भी ठंडा एरिया और इधर वाला भी ठंडा एरिया। इसके आगे हम फिर से देखते हैं। ठीक है? मतलब कैसे? इसको मिटा दूं? चलिए, इधर हम बना लेते हैं अभी, ताकि आपको चीजें अभी समझ में आती रहे। यहां पर क्या है? हम पृथ्वी एक और बना लेते हैं। ठीक? इसके बीचों बीच से हमने देखा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री पर कौन सी हुई? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री पर ही कौन सी हुई हमारी दक्षिण में? मकर रेखा। ठीक? और हमने आपको बताया कि ये क्षेत्र हमारा कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि ये गर्म रहता है।
ठीक, चलिए अब हमारा जो भारत है वो दरअसल कहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारे जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा चलिए अभी हम देशांतर की भी एक बात कर लेते हैं। अभी देशांतर अपन पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन खड़ी रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो एक हम अभी 0 डिग्री ले लेते हैं, फिर हम बाद में इस चीज़ को समझेंगे। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच। इसे क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ग्रीनविच। जिस प्रकार हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा ली थी और भूमध्य रेखा से डिसाइड हुआ था कि भूमध्य रेखा के, इसे हम येलो से कर देते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे की ओर दक्षिण कहलाएगा साउथ, और भूमध्य रेखा के उत्तर ऊपर की ओर क्या कहलाएगा, नॉर्थ, मतलब उत्तर कहलाएगा। ठीक, यहाँ से क्लियर। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा जो बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं, इस 0 डिग्री के कारण ही तय होता है कि 0 डिग्री के इधर साइड कौन सी दिशा होगी, पूर्व या ईस्ट, और 0 डिग्री की इधर क्या कहलाएगी, पश्चिम या वेस्ट। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा कि भारत कहां पे स्थित है, हमारा जो देश है। भारत की स्थिति ऐसी है। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, ये कहलाता है क्या, उष्णकटिबंध या ट्रॉपिक्स। ठीक, तो मतलब भारत का आधा हिस्सा आप देख रहे हो दक्षिण वाला, जिसे मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। भारत का आधा हिस्सा दक्षिण वाला, ये क्या है, किस में आ रहा है, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में आ रहा है। और भारत का आधा हिस्सा उत्तर वाला किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में। मतलब इधर उत्तर में आप देखेंगे तो भारत शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, इसलिए ठंडी पड़ेगी, और भारत के दक्षिणी हिस्से में जो उष्ण कटिबंध में आ रहा है, इधर क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। आप देखिए पूरे विश्व में अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम सूर्य बना लें, तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त करता है वो कौन सी रेखा प्राप्त करती है, भूमध्य रेखा। इसलिए पूरे विश्व में सबसे गर्म एरिया कौन सा होता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर विश्व में सबसे ज्यादा गर्म होती है। और देखिए भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। इसलिए भूमध्य रेखा के देखिए सबसे नजदीक यही है, तमिलनाडु। और इसीलिए जो इतनी गर्मी झेलेगा भूमध्य रेखा के पास होने के कारण, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, पहली बात तो उनका रंग काला हो जाएगा गर्मी के कारण। दूसरा, इतनी गर्मी है तो यहाँ के लोग पहनेंगे क्या, लुंगी। क्या पहनेंगे, लुंगी। अब समझिए, एक चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी आपने शाहरुख खान की, उसमें एक गाना है लुंगी डांस लुंगी डांस। क्यों है चेन्नई एक्सप्रेस में ही, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी ही है चेन्नई, और जो भूमध्य रेखा के पास है, इतनी गर्मी पड़ेगी, वहाँ के लोग लुंगी ही तो पहनेंगे। कभी ये लुंगी हिमालय के पास पहन के दिखाएं शीतोष्ण कटिबंध में, कभी नहीं पहन पाएंगे। इसीलिए चेन्नई एक्सप्रेस में गाना बना था कौन सा, लुंगी डांस लुंगी डांस। तो दरअसल ज्योग्राफी ही तय करती है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसा अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक, आगे देखिए। तो एक चीज सर क्लियर हो गई कि भारत के दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है और उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसीलिए जो हिमालय में बर्फ है वो कहाँ पर है, शीतोष्ण कटिबंध में है। कहाँ पर है, शीतोष्ण कटिबंध में। हिमालय को अपन वाइट से बना देते हैं तो आपको समझ में आएगी उसकी लोकेशन। ये हिमालय वाला हिस्सा है, ठीक है, जो पंजाब के पोटवार जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये स्थिति हमारी अच्छे से समझ में आ रही होगी पृथ्वी की, कि ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा को आप देख रहे हो, ये कौन सी है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आप देख रहे हो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, जिसकी वजह से भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा उत्तर का शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, एक प्रश्न ये होता है
कि सर 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों माना गया है। दरअसल पृथ्वी स्वयं आप देख पा रहे हैं कि यह अपने अक्ष में ही 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसलिए जो इसे ऐसा होना चाहिए था, इसके दोनों ही उत्तर की भी और दक्षिण की भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं क्या हो गई? ऐसी झुकी होने के कारण सूर्य के सीधे किरण पे आ गई। इसलिए जो सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है उसी को हमने मान लिया कि उस अक्षांश को कर्क रेखा और मकर रेखा नाम दे दिया गया। और चूंकि पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए इसके उत्तर की और दक्षिण की 23.5 डिग्री वाली अक्षांश क्या हो गई? सूर्य के अपने आप सामने आ गई। ठीक। और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का क्षेत्र ही जो है सूर्य के सामने होने के कारण गर्म हो गया। इसलिए ये बीच वाला एरिया हमारा, जितना आप मेरा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। और इसके नीचे का और ऊपर का हिस्सा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा सर, आज समझ में आया चीज़ें कि ऐसा होता है। अभी बहुत कुछ समझना बाकी, मज़ा आ जाएगा आपको ज्योग्राफी में। बस आप धैर्य बनाए रखिए और समझते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, चलिए। अब इसको मिटा देते हैं। परेशान मत होइएगा, अभी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब समझिएगा, मुख्यतः समझने वाली बातें अब हैं क्या, कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ठीक। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बीचों बीच से हमने बताया क्या, कि भूमध्य रेखा गुजरी हुई है। इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पे बनी हुई है। और इसी प्रकार 0 डिग्री खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर है। इसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये हमारी क्या है? अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग देशांतर वाला चैप्टर पूरा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक चीज़ को हम इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चूंकि अभी हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने केवल आपको अक्षांश रेखा बताया अभी। ठीक है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? मतलब ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश और नीचे की ओर दक्षिणी अक्षांश। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो दक्षिण की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा वो मकर रेखा, और जो उत्तर की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा। ठीक, चलिए इनका नाम मैं उधर लिख देता हूं ताकि अभी हमें डायग्राम बनाने में आसानी रहे। मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, और बीच वाली भूमध्य रेखा। हमने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है वो दरअसल ऐसे है। एक चीज़ हमने गलती, कर्क रेखा हमने बहुत ही ऊपर बना दिया है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लें पहले। कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक, आप समझिए बात को, यहाँ पे बड़े ध्यान समझिएगा। ये समझ में आ गया तो समझिए सब कुछ समझ में आ गया। अब जो हमारा भारत है वो कैसे बना हुआ है? अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, है ना? ये वाला हिस्सा क्या है? उष्णकटिबंध में आता है, और उत्तर का हिस्सा किस में आता है?
उत्तर का हिस्सा आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए कभी पृथ्वी ऐसे नीचे की ओर आती होगी, तो ये सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाती होगी? कर्क रेखा के, मतलब सूर्य किसके सामने पहुँच जाता होगा? कर्क रेखा के। और कभी ये चक्कर लगाते हुए इधर से ऊपर जाती होगी तो कभी मकर रेखा सूर्य के सामने आती होगी। लेकिन घटना एक ही घटती है कि पृथ्वी कर्क रेखा से लेकर, मतलब सूर्य कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ही सीधी किरण देता है, सीधे में जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सूर्य की रोशनी सीधे यहाँ जाने लगे, ऐसा नहीं होगा, या फिर यहाँ जाने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात समझिएगा, जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक जाती है तो कभी सूर्य का चक्कर लगाते हुए, थोड़ा सा एक चीज़ और इमेजिन कीजिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी, अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की कौन सी दिशा कहलाती है? पश्चिम, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट। और ये कौन सी दिशा कहलाती है? पूर्व, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट। तो पृथ्वी जो घूमती है उसकी घूमने की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व। ये आप देख पा रहे हैं, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, और इससे घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। और पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो आप खुद इमेजिन कीजिएगा कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैं अपने मोबाइल की टॉर्च चला के आपको समझा रहा हूँ। ये सूर्य की रोशनी इस टॉर्च से पृथ्वी पर जा रही है, ठीक। और पृथ्वी का आधा हिस्सा पीछे है और आधा हिस्सा आगे। तो जिधर सूर्य की रोशनी जा रही है उधर क्या है? दिन है। और जिधर रोशनी नहीं पहुँच पा रही सूर्य की, उधर क्या है? रात है। और पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 12 घंटे बाद ये वाला हिस्सा घूमकर पीछे चला गया और पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया। तो अब पीछे वाला हिस्सा जो आगे आ गया वहाँ दिन हो गया, और जहाँ पहले दिन था वहाँ क्या हो गई? रात हो गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, पृथ्वी क्या है? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो मतलब 12 घंटे में दिन और 12 घंटे में रात, ये घटना यहाँ पर होती रहती है। पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है, कैसे? पश्चिम से पूर्व। इसलिए अगर सूर्य है यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है, सूर्य है और पृथ्वी घूम रही है, तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा सूर्य के सामने आएगा पृथ्वी का? पूर्व दिशा। चूंकि पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए हर बार सूर्य के सामने सबसे पहला कौन सा बिंदु आएगा? पूर्व। मान लीजिए हम इसको यहाँ पर उदाहरण लेते हैं भारत। ये भारत बना हुआ है, ये पूर्वी बिंदु है जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और ये पश्चिमी बिंदु है जहाँ पर गुजरात लिखा हुआ है। अगर हम इसे घुमाते हैं, देखिए, तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले कौन सा आया? अरुणाचल प्रदेश। मतलब सूर्य सबसे पहले कहाँ पर दिखेगा भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। नाम ही है अरुण, अरुण मतलब होता है सूर्य, आंचल मतलब उदय, सूर्य का उदय। तो मतलब सूर्य के उदय के कारण ही हमारे सबसे पूर्वी राज्य का बना हुआ है नाम क्या? अरुणाचल प्रदेश। मतलब एक चीज साफ हो गई सर आज, कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हर बार, हर जगह, हर देश में, हर महाद्वीप में सबसे पहले पूर्व में ही सूर्य दिखता है। क्योंकि सबसे पहले कौन सा बिंदु घूमकर सामने आएगा? पूर्वी बिंदु। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ हो रहा है? पूर्व में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर समय आगे होगा। सर ये क्या बता दिए आप? अरे भाई, सबसे पहले अगर सुबह यहाँ होगी तो सुबह के 5 कहाँ बजेंगे? सबसे पहले पूर्व में। फिर इधर वाला हिस्सा जब उधर पहुँचेगा सूर्य के सामने, तब वहाँ सुबह होगी। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि सूर्य के पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? पूर्व दिशा में। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, सूर्य कहाँ पे दिखेगा सबसे पहले? पूर्व में। और हम बोलते हैं कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, उग नहीं रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए सबसे पहले पूर्व में ही दिख रहा है सूर्य। दूसरी बात, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और सुबह सबसे पहले पूर्व में हो रही है, तो समय भी सबसे पहले वहीं बजेगा। मतलब समय इधर आगे होगा और इधर पीछे होगा। पीछे को ही बोलते हैं पश्चिम, इसीलिए पश्चिम बोला गया है। पश्चिम का मतलब पीछे और पूर्व का मतलब आगे। समय पूर्व में आगे और पश्चिम में क्या होगा? पीछे होगा।
समझ में आया क्या? आगे बढ़े। चलिए, अब मजेदार बात है कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी क्या करती है, उसका चक्कर लगाती है। सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी क्या करती है, उसका चक्कर लगाती है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जब पृथ्वी घूमते हुए, मान लीजिए हम ये मान लें, मान क्या लें, ऐसा है ही, 23 मार्च के दिन क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के सामने होता है। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा के सामने होता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने है तो जाहिर सी बात है यहाँ से बराबर समय तक कर्क रेखा में प्रकाश देगा और बराबर समय तक मकर रेखा में भी प्रकाश देगा। तो मतलब कर्क रेखा में भी दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे की होगी, और मकर रेखा में भी दिन 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों में दिन और रात बराबर होंगे। समझ पाए क्या? ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब जब जो है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर वैसे भी लगा रही है, अभी आप ही ने बताया, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो एक बात बताइए, जब पृथ्वी घूमते हुए नीचे की ओर जाएगी तो सूर्य ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। जब पृथ्वी नीचे जाएगी, इमेजिन करिएगा, जब पृथ्वी नीचे जा रही है तो सूर्य क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। अभी तो भूमध्य रेखा के सामने कब था? 23 मार्च के सामने। जैसे ही अप्रैल आया तो ये क्या हुआ, कर्क रेखा की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर, और कर्क रेखा में स्थित है भारत। तो जैसे कर्क रेखा के नज़दीक पहुंचा सूर्य तो हुआ क्या कि भारत में गर्मी बढ़ी अप्रैल में। मई में सूर्य थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो भारत में और गर्मी बढ़ी क्योंकि कर्क रेखा में है। और जून, कब? 21 जून। 21 जून को तो सूर्य एकदम कर्क रेखा के सामने आ गया, और जब एकदम सामने आ गया तो जाहिर सी बात है कि अब जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। कहाँ पर? कर्क रेखा में, मतलब भारत पर। और जून की गर्मी तो आपको याद होगी, आहा क्या गर्मी रहती है, चिलचिलाती हुई। ठीक है, अब समझिएगा, जब जून में, अभी मैं यहाँ पे से मिटा दे रहा हूँ, जब जून में सूर्य जो है कर्क रेखा के सामने आ गया तो कर्क रेखा में क्या बराबर समय तक दिन प्रकाश देगा या ज़्यादा समय तक प्रकाश देगा? चूंकि कर्क रेखा सामने, ज़्यादा समय तक प्रकाश देगा। जहाँ पर 12 घंटे दे रहा था अब 14 घंटे प्रकाश देगा। इसलिए क्या होगा, कर्क रेखा में दिन कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तक प्रकाश दे रहा है 24 घंटे ही। अब ज़्यादा समय तक प्रकाश देगा तो दिन बड़े हुए, और रातें कैसी हो जाएंगी बंधु, छोटी हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? 10 ही घंटे की रात रहेगी। अब आप गर्मी में देखिएगा, दिन आपको बहुत बड़े दिखेंगे और रातें बड़ी छोटी, तुरंत बीत जाएंगी। ठीक। दूसरी बात, जब कर्क रेखा के सामने है यहाँ पर सूर्य, तो मकर रेखा में क्या ज़्यादा समय तक प्रकाश दे पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत दूर है मकर रेखा से, और मकर रेखा में ज़्यादा समय तक प्रकाश नहीं दे पाएगा, ज़्यादा समय तक लाइट नहीं देगा, तो दिन होंगे कैसे, छोटे, और जबकि रातें कैसी होंगी, बड़ी लंबी होंगी। यहां तो गर्मी पड़ रही थी चूंकि कर्क रेखा के सामने था, लेकिन मकर रेखा से दूर है, इसलिए क्या पड़ेगा, मकर रेखा में ठंडी पड़ेगी। इसलिए ठंडियों में यहां पर मकर रेखा में रात बड़ी और दिन छोटे होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 21 जून के बाद पृथ्वी ऐसे घूमते हुए फिर से वापस सूर्य के इधर ऊपर जाना स्टार्ट होती है, उत्तर की ओर। और जब उत्तर की ओर जाना स्टार्ट होती है तो सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, मतलब साउथ की ओर बढ़ता है। वापस जुलाई में कर्क रेखा से नीचे, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में आप देखेंगे 23 सितंबर को वापस सूर्य कहाँ पहुँच गया, भूमध्य रेखा के सामने। किसके सामने पहुँच गया? भूमध्य रेखा के सामने। ठीक। अब जब भूमध्य रेखा के सामने पहुँच गया तो फिर से वही स्थिति हो गई, यहाँ भी दिन बराबर, यहाँ भी दिन बराबर, यहाँ भी रात बराबर, यहाँ भी रात बराबर। ठीक। दोनों जगह नॉर्मल ठंडी और नॉर्मल गर्मी होती है। आप सितंबर का महीना याद कीजिए, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके पहले 23 मार्च को भी जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने था तो मार्च में भी आप अपने भारत में मौसम याद करिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, सब कुछ अक्षांश रेखाओं का मामला है दोस्तों। अब आगे समझिएगा, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
जैसे ही सितंबर के बाद अक्टूबर में सूर्य दक्षिणायन हुआ, कर्क रेखा से और दूर हुआ, तो भारत में थोड़ा सा ठंडी बढ़ी। अक्टूबर के बाद नवंबर, जैसे ही सूर्य यहाँ पर नवंबर में पहुँचा तो थोड़ा सा ठंडी और बढ़ी। अभी आप नवंबर में हैं, देख लीजिए, याद कर लीजिए, स्वेटर पहना हुआ हूँ मैं। क्यों पहना हूँ? क्योंकि सूर्य नवंबर में दक्षिणायन हो चुका है, मकर रेखा के पास जा रहा है। और दोस्तों 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम सामने आ जाता है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, अब सूर्य कहां पर है? मकर रेखा के सामने। और जब मकर रेखा के सामने होगा तो क्या मकर रेखा में प्रकाश ज्यादा समय तक नहीं देगा? जब इसी के सामने है तो मकर रेखा में प्रकाश ज्यादा समय तक देगा, और ज्यादा समय तक देगा तो मतलब दिन कैसे हो जाएंगे दोस्तों? बड़े। और रात कैसी हो जाएंगी? छोटी। दिन बड़े और रात छोटी होंगी तो ज्यादा समय तक गर्म कर रहा है, दिन बड़े हैं मतलब ज्यादा समय तक प्रकाश दे रहा है, तो यहां कैसी पड़ेंगी? गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एकदम सामने है। और दोस्तों इसके उल्टा, जब सूर्य मकर रेखा के सामने होगा 22 दिसंबर को, तो क्या कर्क रेखा में ज्यादा समय तक प्रकाश दे पाएगा? आंसर है नहीं। जब ज्यादा समय तक प्रकाश नहीं दे पाएगा तो दिन कैसे हो जाएंगे दोस्तों? छोटे। क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और जब दिन छोटे होंगे तो रात कैसी हो जाएगी? बड़ी। और दिन छोटे हो रहे हैं, कम समय तक प्रकाश दे रहा है, कम समय तक गर्मी दे रहा है, तो यहाँ ठंडी पड़ेगी। और रात बड़ी लंबी है, मतलब लंबे समय तक मौसम ठंडा रह रहा है, तो भारत में क्या पड़ेगी? ठंडी। तो एक चीज हमें यहाँ से ये समझ में आया सर कि 23 सितंबर और 23 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के सामने होता है, जबकि 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून को कर्क रेखा के सामने और 22 दिसंबर को मकर रेखा के सामने होता है। क्लियर? जब सूर्य कर्क रेखा के सामने होगा तो यहां पर गर्मी पड़ेगी कर्क रेखा में, मतलब भारत में भी गर्मी पड़ेगी, और दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी, जबकि मकर रेखा में दिन छोटे और रात बड़ी होगी। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के सामने होगा तो यहां पर गर्मी पड़ेगी और मकर रेखा में दिन बड़े, रात छोटी होंगी, जबकि कर्क रेखा में दिन छोटे और रात बड़ी होगी, और कर्क रेखा में उस समय पे ठंडी पड़ रही होगी। देख लीजिए आप, अभी नवंबर पे हैं, सूर्य इधर है, इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है भारत में, क्योंकि भारत कर्क रेखा में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत में कुल 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। कितनी? 4 नवरात्रियां। और 4 नवरात्रियां मनाने का कारण क्या है? 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि मनाई जाती है, जबकि 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि मनाई जाती है। जब 1 सितंबर और 1 मार्च दोनों ही स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा के सामने होता है, यहीं पर हम मनाते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि। 1 मार्च अप्रैल में आप देखिए, और एक अभी सितंबर अक्टूबर में, जिसमें हम दशहरा भी मनाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा सनातन पूरी तरह से क्या है? वैज्ञानिक है, बस उसे हमें पढ़ने की और समझने की देर है। समझ पा रहे हैं? तो 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियां हम कब मनाते हैं? सितंबर में और मार्च में, जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने होता है, जबकि 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रियां जून और दिसंबर में मनाई जाती है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। समझ पाए दोस्तों? तो आज हमने केवल क्या पढ़ा? अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ी? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं को पढ़ते हुए हमने ये समझा कि दरअसल जो भारत का मौसम है, या जो पूरे विश्व का मौसम है, वो अक्षांश रेखाओं पे ही निर्भर करता है। ठीक? 2 शब्द और आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर मौसम शब्द आया है तो मुझे लगता है यहीं पे बता देना चाहिए, मौसम और जलवायु। ठीक? ये शब्द आएंगे बार बार। तो सर मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? तो समझिएगा बात को। मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता है। पहले ठंडी रहेगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, कभी बसंत ऋतु आ जाएगी। लेकिन जलवायु क्या होती है? स्थिर होती है। जैसे आप इसको देखेंगे कि ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में आ रहा है, तो यहाँ हमेशा एक गर्म वाला माहौल बना रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। और ये हो सकता है हजारों साल तक बनी रहे, कई सौ सालों तक बना रहे। तो मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। और जलवायु क्या होती है? स्थिर रहती है। आपका एक गाना भी बना हुआ है कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। कभी कोई गाना ऐसा बना कि जलवायु की तरह तुम बदल तो ना जाओगे? क्योंकि जलवायु बदलती नहीं है, जबकि मौसम क्या होता है? बदलता रहता है।
समझ पाए? तो अक्षांश और देशांतर ही तय करते हैं कि भारत में कब गर्मी पड़ेगी, कब ठंड पड़ेगी, कब बरसात होगी, कब कौन सा मौसम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी अभी क्लास क्या है, पहली बेसिक क्लास है ज्योग्राफी की। और पहली बेसिक क्लास में मुझे लगता है कि अभी आज हमें इतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर हम पढ़ा तो दें, लेकिन समस्या क्या आएगी कि आप उस चीज़ को फिर समझ भी पाओ कि नहीं। तो पहली क्लास हम छोटी क्लास रखते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। तो ज्योग्राफी से हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि किसी भी देश का इतिहास या विश्व का इतिहास समझने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। किसी भी देश की कोई भी विषय पढ़ने के लिए, वहाँ की पॉलिटी पढ़ने के लिए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी समझने के लिए सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि यह कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो डिसाइड करती है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उनका खान पान क्या होगा, उनका कल्चर क्या होगा। और जब ज्योग्राफी ही डिसाइड कर रही है तो हमें सबसे पहले ज्योग्राफी ही पढ़नी चाहिए। समझ पा रहे हैं? जैसे एक विवाद आता है कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक विवाद चल रहा था बुर्का का, कि बुर्का पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो आप समझिए, इस्लाम को जो उदय हुआ वो अरब में हुआ। कहाँ पर? अरब में 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म, और 610 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ। अरब पूरा क्या है? रेगिस्तान है। और इस बात को समझिए कि रेगिस्तान में जो भी जन्म लेगा, ठीक है, जो रेगिस्तान में होगा, जाहिर सी बात है जब वो एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर यात्रा कर रहा होगा तो रेगिस्तान में आते हैं तूफान। और जब रेगिस्तान में तूफान आएंगे तो जाहिर सी बात है रेत उड़ के कहाँ पड़ेगी? आँखों में, बालों में। इसलिए वो ऐसे कपड़े का ईजाद करेंगे जिससे आँखों और बालों में या पूरे शरीर में हमारे रेत ना पड़े। और उसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा होता है कौन सा? बुर्का, महिलाओं के लिए। ठीक है, और आप देखते हैं कि बुर्का से क्या होता है, पूरा शरीर ढका होता है और केवल आँख खुली होती है। आप पुरुषों को भी देखिए, उनके एक यहाँ से लंबे कुर्ते पहनेंगे नीचे तक और ऊपर साफा बांधे होंगे, और यात्रा के दौरान वो नाक भी बंद कर लेंगे। आप ही याद करो, जब आपके शहर में धूल ज़्यादा हो जाती है या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है तो क्या आप नाक नहीं बंद कर लेते हो? तो वही तो है बुर्का। समझ पा रहे हैं? तो ज्योग्राफी ही डिसाइड कर रही है कि वहाँ के लोग क्या पहनेंगे। दूसरा आप देख लीजिए कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। इस्लाम क्या होता है? मांसाहार होता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में क्या खेती होगी? नहीं होगी। जब खेती नहीं होगी तो समझिए कि वहाँ के लोग कैसे शाकाहारी हो जाएंगे। उन्हें अपना भी तो जीवन, अपना पेट पालना है। तो अपने जीवन यापन के लिए उन्हें मजबूरी में क्या होगा? मांसाहार को अपनाना पड़ेगा। हिंदुओं में क्या है? डेड बॉडी को जला देते हैं, जबकि इस्लाम में डेड बॉडी को क्या कहते हैं? दफनाते हैं। क्यों? अब देखिए, कल्चर है, लेकिन कल्चर किससे बन रहा है? ज्योग्राफी से। जहाँ रेत होगी, रेगिस्तान होगा, वहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी जलाने के लिए? और जब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लोगों को क्या करेंगे? दफनाएंगे। और हमारे यहाँ भारत में लकड़ी उपलब्ध है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। तो दरअसल दोस्तों पूरा मामला ज्योग्राफी का होता है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे हमारे कल्चर होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारे ज्योग्राफी पे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए क्या? ज्योग्राफी। और इसलिए आज हमारी ये पहली बेसिक क्लास थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था? अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम अभी क्लास स्टार्ट किए हैं ये वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्टार्ट किए हैं। वनडे एग्ज़ाम मतलब जो केवल एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, एक दिवसीय। जैसे आप पटवारी का पेपर देने गए, एक ही दिन पेपर दे के गए और रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। जबकि इसके इतर पीएससी वगैरह क्या होते हैं कि आप पहले प्रीलिम्स देते हो, फिर 6 दिन मेंस चलता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, मतलब 3 चरण में आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो वनडे एग्ज़ाम नहीं है। वनडे एग्ज़ाम मतलब जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए तो ये उसके लिए ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है? वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन हम पेपर देने जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का मेन पर्पज़ ये था कि हम पहले बेसिक चीज़ों को समझें। आज हमने अक्षांश रेखाएं समझी हैं और कल की हमारी क्लास क्या होगी? देशांतर रेखाओं की क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।